हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखेंगे। ये बेसिकली फोकस्ड हमारे पास सिर्फ मनी की पे बेस्ड चैप्टर है। हमारे पास मनी की जो बेसिक दो टाइप्स आती हैं। मनी हम सबको पता है कि ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास लोग रेगुलरली गुड्स को बाय एंड सेल करने के लिए अप्लाई करते हैं या इसको एज अ सेविंग के तौर पे कंसिडर करते हैं। आपके पास दो तरह की मनी होती है, एक हम फिएट मनी कहते हैं और दूसरा कमोडिटी मनी कहते हैं। फिएट मनी आपके पास ऐसी मनी को कहा जाता है जिसके बैक्ड बाय कोई भी करेंसी ना हो, यानी इसके पीछे बैक एंड पे कोई भी गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। इसे हम फिएट मनी कहते हैं। आजकल की करंट सिचुएशन में हमारे यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, इंडियन करेंसी है, यूरो है या पाकिस्तानी करेंसी है, ये सारे के सारे फिएट मनी में इंक्लूड करते हैं, जिनकी वजह से इन विच मीन्स कि ये आर इनके पीछे ये नॉन इंट्रिंसिक है कि इनके बैक में कोई भी अमाउंट या मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी सॉर्ट ऑफ मनी को जिनके पीछे इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसे हम कमोडिटी मनी कहते हैं, कि आपके पास इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स कि इसके बैक्ड बाय सम सॉर्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कंट्री में। इसको हम कमोडिटी मनी के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो फिएट मनी के बारे में हमने देख ली कि फिएट मनी आपके पास नॉन इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो हैं जिन ऐसी करेंसीज हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में इनके पीछे बैक में कोई भी रिजर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते, और हमें अक्सर ये स्टेटमेंट करेंसीज के ऊपर नजर आ रही होती है। जैसे यूएस डॉलर के ऊपर लिखा होता है, दिस नोट इज अ लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट एंड पब्लिक प्राइवेट। यू कैन सी दैट कि ये एक एज अ सैम्पल यूएस डॉलर हमने यहाँ रखा गया, और आप ये लाइन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अमाउंट इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपके पास ये हर सॉर्ट ऑफ डेट के लिए कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप पाकिस्तान की करेंसी देखें तो पाकिस्तान की करेंसी में हमने ये सिचुएशन के ऊपर हमने देखा है कि ये करेंसी के ऊपर एक नोट लिखा हुआ होता है कि ये एक जिसे हम अगर उर्दू में रीड करें तो हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा, हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी किया गया है। यानी कि हर करेंसी नोट्स पर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं जो इस बात का प्रूफ होती है कि दे आर लॉन्च्ड और दे आर इशूड बाय देयर सेंट्रल बैंक, यानी वो आपके जो भी सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का जो मनी को इशू कर रहा होता है उसकी तरफ से इशूड है, और ये उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो उसका जामिन है या वो इसका जिम्मेदार होता है ताकि वो उसको कर सके। ये अगर कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान की ये जो हमने स्टेटमेंट देख रहे हैं जिसमें अभी हमने बात की कि ये आपके पास सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट में कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान की इंट्रिंसिक करेंसी कहते थे, जिसमें कि बैक्ड बाय आपकी कोई ना कोई गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व मौजूद थे जिसके लिए ये स्टेटमेंट लिखी गई थी। लेकिन नाउ ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, ये भी एक नॉन इंट्रिंसिक करेंसी में इंक्लूड किया जा रहा होता है। सो अब ये आपके पास मनी के डिफरेंट जो हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी, तो बेसिकली हमने मनी को देख लिया कि ये हमारे पास एक अमाउंट होती है करेंसी की। हर कंट्री में अपनी करेंसी को लॉन्च की गई होती है, ईच एंड एवरी करेंसी किसी दूसरे करेंसी के इक्वलेंट वो अपने किसी फार्मूलाज के तहत या अपने एक फॉरेन एक्सचेंज के पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली वो उसकी मैयर कर रही होती है। जो इसका एक मेजर सबसे पहला फंक्शन आता है वो हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज का आता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आप इस करेंसी को यूज करते हुए बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये यूजेबल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई बेकरी पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपके कभी भी वो बेकर्स पर्सन ये नहीं चाहेगा कि उसको 200 ब्रेड्स पर वीक की मिल जाए। वो ऑब्वियसली ये ना ही वो ये चाहेगा कि जी आप मुझे उसको कोई 300 ऑरेंजेस दे दें या एप्पल्स या मैंगोज दे दिए जाएं। वो लाजमी ये चाहेगा कि उसको कोई ना कोई मॉनेटरी अमाउंट, फाइनेंशियल अमाउंट दी जाए जिसकी वजह से वो अपने बाकी सारे एक्सपेंडिचर्स को कर सकेगा। आपके पास इसीलिए ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि करंट अभी जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हमारे पास चीज़ों की खरीद और फरोख्त के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, कुछ अर्सा पहले बार्टर ट्रेड का सिस्टम था। बार्टर ट्रेड यानी आप एक कमोडिटी देते थे, उसके बदले कोई दूसरी चीज़ हासिल कर रहे थे। वो एक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी, इकोनॉमिक सिचुएशन, या जिसको प्रीवियसली अर्सेस में फॉलो किया जा सकता था। बट आजकल के दिनों में हमें करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए मनी चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम कोई ना कोई अमाउंट देकर उसके बदले की दूसरी अमाउंट हासिल कर सकते होंगे।
आपके पास ये नहीं कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे एग्जिस्ट कर रही होती है। ये आपके पास कोई भी जोग्राफिकल सिचुएशन हो सकती है, किसी भी ह्यूमन आपके सोसाइटी की बात कर सकते हैं, लेकिन हर सोसाइटी में सेम एग्जिस्ट करती है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अप्लाई के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। देन हमारे पास यूनिट ऑफ काउंट आ जाता है। यह आपके पास यूनिट ऑफ काउंट यानी कि आपके पास उस में अपनी अमाउंट को जिस तरह के फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर में हम यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी को डॉलर में कह रहे हैं, जैसे हम इजीली यूएस डॉलर कहते हैं, या हम सऊदी रियाल कहते हैं, यानी कि वो आपकी या पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ कहा जाता है। ये आपके पास यूनिट ऑफ अकाउंट है। हमने हर करेंसी को मेजर्स करने के लिए एक अमाउंट या एक यूनिट का कंसिडर के तौर पे कहा गया है। जैसे डॉलर्स के को हमने यूएस के साथ एसोसिएट किया है, रुपीस को पाकिस्तान के साथ किया है, रियाल को सऊदी अरब के साथ किया, यानी ये मेजर कर सकता है रिलेटिव वर्थ ऑफ गुड्स की, सर्विसेज या रिसोर्सेज की वर्थ को कंट्रोल करने के लिए या मेजर्स करने के लिए हमने इनका यूनिट को डिसाइड किया है। कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि 5 kg और इतने रुपीस के हैं, या हम ये कह रहे होते हैं कि आपके पास 3 kg इतने अमाउंट के हैं, या ये चीज़ आपके पास इस वैल्यू की अमाउंट आ रही है, तो वो जिस वैल्यू में हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं वो हमारे पास यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे ही मेजर्स किया जा रहा होता है। जिस तरह से सिमिलरली हम माइल्स डिस्टेंस को माइल्स और किलोमीटर्स में कर रहे होते हैं, इसी तरह से हम गुड्स की वैल्यू को रुपीस में, डॉलर्स में मेजर किया जा सकता है। सो आपके पास हम कभी भी, आपने कहा होगा कि हम ऐसे नहीं कंसिडर कर रहे होते कि आपके पास ये जो काउस हैं ये 300 टन कॉर्न्स के इक्वलेंट है, या ये कैनबेरीज के इक्वलेंट है, ये क्रियॉन्स के इक्वलेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि ये इतनी काउस इतनी अमाउंट के इक्वलेंट आ रही हैं, या ये आपके पास जो सेट ऑफ ब्रेड्स रखी गई हैं ये आपके पास इतनी अमाउंट में, उस सेट ऑफ ब्रेड्स को हम एक बाउल ऑफ वीट के तौर पे हम, या 3 बाउल्स ऑफ वीट के तौर पे कंसिडर नहीं कर रहे होते। सो इट्स मीन कि आपके पास ये मनी जो है वो एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पे यूज़ किया जा रही होती हैं। देन ये स्टोर वैल्यू है। आपके पास जो भी करेंसी है वो कोई ना कोई वैल्यू को अपने पास होल्ड कर रही होती है। अगर आपके पास इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप बहुत रिस्क फ्री वे में अपनी वेल्थ को स्टोर कर सक रहे होते हैं। इसके थ्रू आपकी पीपल जनरली अपनी जो भी अमाउंट आती है वो पूरी इंटायर अमाउंट को खर्च नहीं कर रहे होते, वो उसकी कोई ना कोई अमाउंट को एज अ सिक्योर या वैल्यू के तौर पे स्टोर करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में अपने उस एक्सपेंडिचर को हासिल कर सकें, या उस फ्यूचर में आने वाले अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स के लिए वो यूटिलाइज किए जा सकते हैं। अगर आपके पास इन्फ्लेशन है तो आप उसको किसी दूसरे मीडियम में कन्वर्ट करके सेव कर रहे होते हैं, और अगर इन्फ्लेशन नहीं है तब आप उसको एज अ मनी के तौर पे ही सेव की जा रही होती है। फॉर एग्जांपल लोग अपने स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, डिफरेंट प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या अगर आपको कोई ना कोई और आइटम्स का शौक हो तो आप किसी किस्म की हिस्टोरिकल आर्ट को या कोई हिस्टोरिकल कॉमिक बुक्स को भी सेव कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू रह सके। लेट्स सपोज किसी रेयर आर्टिस्ट की पिक्चर है जो दोबारा हासिल नहीं की सकती, या कोई रेयर राइटर की बुक है, कॉमिक बुक्स है, या कोई भी बुक है जो आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते, तो वो भी अ सॉर्ट ऑफ आपकी इसमें एसेट में ही आ जाती है, क्योंकि उनकी वर्थ या उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकती हैं। सो इसको हम एज आ वैल्यू के तौर पे भी होल्ड कर सकते हैं, ताकि हम उसको लेटर ऑन अपने एक्सपेंसेस के तौर पे खर्च किया जा सकता हो। देन हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई आ जाती है। हमें पता है कि मनी सप्लाई के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसको आपने कंट्रोल करते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को अप्लाई किया जा रहा होता है। आपके पास डिफरेंट मनी को स्टॉक के तौर पे कंसिडर कर रहे होते हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट चीज़ें इंक्लूड होती हैं उस मनी के अमाउंट में। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोसाइटीज़ में जहाँ पर आप प्रीवियसली जो हिस्टोरिकल गुजर चुकी हैं उसमें उन्होंने कोई उसको सर्कुलर स्टोन्स को भी, आपके पास एलिफेंट ब्रिशल्स को भी, गोल्ड कॉइन्स को भी, पीस ऑफ पेपर जिसे हम लिक्विड मनी या करेंसी मनी कहते हैं उसको भी, वेल टीथ को भी, डिफरेंट चीज़ों को एज आ मनी के तौर पर एक्सिस्ट किया जा सकता है, या उसको एक्सेप्ट कर रही होती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। हमारे यहाँ जो करंट सिचुएशंस हैं जिसके आप करंटली इकोनॉमिक प्रिवेलिंग है, वहाँ पर मनी सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज को मनी सप्लाई से मेजर कर सकते हैं।
जिसमें मनी सप्लाई का जो सबसे पहली स्टेज आ जाती है वो M1 है। M1 में आपके पास करेंसी और चेकेबल डिपॉजिट्स आ रहे हैं। करेंसी में आपके पास कॉइन्स एंड पेपर मनी आ जाती हैं, या आपके पास आपकी डिफरेंट आप गवर्नमेंट इश्यूज करती हैं पेपर मनी, या गवर्नमेंट एजेंसीज जिस किसी के अंडर ये इन्हें अथॉराइज किया जा सकता है इशू करने के लिए, तो वो आपकी करेंसीज या कॉइन्स को प्रिंट कराती हैं और उसको इशू कर रही होती हैं। चेकेबल डिपॉजिट्स हमारे पास कमर्शियल बैंक्स या थ्रिफ्ट्स और या सेविंग इंस्टीट्यूशंस के तरफ से इशू किए जा सकते होते हैं। ये कोई भी साइज और उनके अमाउंट के डिजायर्ड अमाउंट के इशू कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इनको यूज कर सकते हैं। सो M1 को हम सिंपली कह सकते हैं कि ये सम ऑफ आपकी करंट मनी इन सर्कुलेशन में है, और उसमें हम डिमांड डिपॉजिट्स जितने भी बैंक्स की तरफ से आ रहे हैं उनको हम मनी सप्लाई में यानी मनी वन में जिसको हम कहते हैं उसमें इंक्लूड किया जा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है M2, जिसको हम ब्रॉडली मनी भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, यानी हम M1 जो हमने अभी प्रीवियसली स्लाइड पे देखा प्लस इसमें आ जाती हैं मनी मार्केट डिपॉजिट्स अकाउंट्स, फिर स्मॉल डिनोमिनेशंस टाइम डिपॉजिट्स और मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ये सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जा सकती हैं। हमने अब देखा कि आपके पास मनी मार्केट डिपॉजिट्स जिसे हमने MMDA का नाम दिया था, जो सेकंड स्टेज पे हम ऐड अप कर रहे होते हैं, यह आपके पास एक ऐसे इजीली डिपॉजिटर्स का इजीली विड्रॉ फंड कहलाता है जो सेविंग अकाउंट्स की तरफ से या जो डिफरेंट हमारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी तरफ से ये इशू किया जा सकता है कि यह आपके पास इस तरह का इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी रहती है शॉर्ट टर्म, जिसको लोग इजीली अपने इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे या अपने अमाउंट के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ मनी की इंस्ट्रूमेंट के तौर पे। सो आपके पास ये आपकी याद है कि ये M1 में इंक्लूड नहीं होता, ये M2 में इंक्लूड होता है, और मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट्स कहते हैं। ये आपके सॉर्ट ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अपने पैसों को प्रॉफिट हासिल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्मॉल डिनोमिनेशन जो लेस देन 100,000 न हो, जिसको आप टाइम डिपॉजिट्स भी कहते हैं कि ये आपके पास टाइम ड्यूरेशन के साथ फिक्स्ड रहती हैं। ये आपको सम वॉट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल रही होती है। उससे पहले अगर आप इनको विड्रॉ करवाएं तो आप पे पेनल्टी चार्ज होती हैं इनकी विड्रॉ के लिए। सो आपको ये टाइमली डिपॉजिट्स हैं, ये आप जिसमें यूजुअली 6 मंथ्स में, 9 मंथ्स में, 3 मंथ्स में, 12 मंथ्स में आप इसको विड्रॉ करवा सकते हैं, यानी इनका टाइम ड्यूरेशन उतना रहता है, जिसको आप विदाउट एनी पेनल्टी अगर आप चाहते हैं तो आप उसको वेट करना पड़ेगा इनके एक्सपायरी डेट तक, यानी उनके एंड टाइम तक, मेच्योरिटी डेट तक। उसके बाद फिर आप इनको विड्रॉ करा सकते हैं। अगर आप इससे पहले विड्रॉ करवा रहे होंगे तो आपको पेनल्टी की अमाउंट देनी पड़ेगी इसमें, लेकिन याद रहे कि ये लेस देन हमारे पास 100,000 ही की वैल्यू के अमाउंट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स। या आपके पास इस तरह के सिचुएशंस रहते हैं जो जिसे हम MMF के तौर पे कर सकते हैं कि ये डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज ने ऑफर कर रहे होते हैं। ये सर आप इसको ओवर द फोन कॉल्स यूजिंग इंटरनेट और डिफरेंट राइटिंग चेक्स के थ्रू इसको आप हासिल कर सकते हैं। इन शेयर्स को अप्लाई किया जा सकता है और इसी तरह से इसको रिडीम भी करवाया जा सकता है। ये कंपनीज आपके पास इस तरह की होती हैं कि डिफरेंट शेयर होल्डर्स के तौर पे लोगों को इंटरेस्ट के शॉर्ट टर्म क्रेडिट दे रही होती हैं, सिक्योरिटीज अप्लाई कर रही होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पर, जिसे सीडीज या US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के नाम से ऑफर किया जा रहा होता है। ये M2 में इंक्लूड होती हैं, और आपके पास ये M1 में इंक्लूड नहीं होती हैं। इंटरेस्ट बेरिंग अकाउंट ऑफर्ड बाय डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट डिपॉजिटर्स के अमाउंट को पूल कर रही होती हैं और उसके बाद ये सिक्योरिटीज लोगों को सेल करती हैं। यहाँ पर आप किसी भी टाइम पे डिपॉजिटर्स अपने अकाउंट्स में जो उन्होंने सेविंग करवाई गई होती है इससे अमाउंट को विड्रॉ करवाई जा सकती होंगी। सो ये आपके पास सिर्फ M2 में इंक्लूड होती हैं, M1 में नहीं इंक्लूड की जा सकती। M3 करंटली डिसकंटिन्यूड हो गया है पाकिस्तान में। अगर आप स्टेट बैंक की वेबसाइट से जाकर देख सकें तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि M3 में आपके पास M2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम्स डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस एंड नॉन बैंकिंग
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के तौर पे आप इसको यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पास अगर आप मनी थ्री की जनरली डेफिनेशन देखें तो ये ब्रॉड मनी ही के पास इंक्लूड कर सकते हैं, और इसमें M2 में प्लस मनी मार्केट के जितने भी फंड्स आते हैं या रीपर्चेज एग्रीमेंट्स या कमर्शियल पेपर्स की चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि M4 है, ये आपके पास M3 के प्लस और अदर लीस्ट लिक्विड एसेट्स के तौर पे जो आउटसाइड ऑफ द कमर्शियल बैंक है उनको पे अप्लाई की जा सकती हैं। राइट नाउ हम सिर्फ M1 और M2 ही कंट्रीज में प्रिवेल कर रही होती हैं। ये आपके पास जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि M1 आप M0 से हम कहते हैं करेंसीज, कॉइन्स एंड बैंक रिजर्व्स को कहते हैं। M1 में आपके पास M0 प्लस जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। M2 में आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस लेस लिक्विड बैंक डिपॉजिट्स हैं। M3 में आपके पास M2 प्लस मनी मार्केट फंड्स हैं। एंड द लास्ट थिंग इज दैट M4 में आपके पास M3 प्लस लीस्ट लिक्विड एसेट्स में आ जाते हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था कि अब आपके पास, लेकिन करंट सिचुएशन में भी अगर अभी आप बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ M1 एंड M2 ही मार्केट में प्रिवेल करते हैं। मनी सप्लाई, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ये डिफरेंट आपकी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वही आपके डिफरेंट मनी मार्केट फंड्स हैं, डिफरेंट आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, टी बिल्स हैं, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इन सब के सब को वो इशू करती हैं, वो इनको मैनेज करती हैं। इनमें से सम वॉट इनकी अमाउंट्स होती हैं, ये आपकी फेस वैल्यू यानी उन पर करेंटली प्रिंटेड अमाउंट के साथ इनको सेल परचेज करते हैं। कुछ की प्रॉफिट रेट्स डिसाइड होते हैं, कुछ रीसेलेबल होते हैं जिनको आप ओपन मार्केट में जाकर सेल कर सकते हैं, उनको कैशबैक हासिल कर सकते हैं। ये पूरी एक ह्यूज टॉपिक है जिसको हम अपने लेटर ऑन अपने किसी लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। सो आपके पास ये हमारे पास यहाँ पर हमने जितनी भी अभी देखा है कि आपकी मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। इस आपको मनी यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इनिशियली हमारे पास बार्टर ट्रेड का सिस्टम लॉन्च था, यानी आप कमोडिटी के अगेंस्ट कमोडिटी कर सकते थे, बट राइट नाउ हमारे पास ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। हम करेंसी नोट्स यानी लिक्विड मनी ही के अकॉर्डिंगली हम इनको बाय एंड सेल चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।